हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट चैप्टर्स में कुछ पहले चीज़ें हो चुकी है जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कवर किया था, वो मैं बता दूं। तो एक डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशंस कैसे करते हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकालते हैं, तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का जो मेथड है वो मैं बता चुका हूँ, वो डिस्कस हो चुकी है। 1/1 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, और जो 3/3 ऑर्डर का प्रोसेस होता है डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करने का, वही सेम प्रोसेस आगे भी सभी डिटर्मिनेंट में होती रहती है, सेम है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशंस देखा था। इसमें मैंने एक और मेथड बताया था जो सीबीएसई में तो अलाउड नहीं है, बट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हो, सेरस डायग्राम, एक डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने का। इसके बाद था हमारा डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने के बाद उस डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन क्या है। कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, रेस्ट एप्लीकेशंस बहुत सारे चैप्टर्स में इसको यूज आती है डिटर्मिनेंट का, तो वहाँ पे हम जानेंगे। जैसे 3D चैप्टर है, उसमें किसी प्लेन का इक्वेशन निकालने में डिटर्मिनेंट का यूज आता है, तो वहाँ देखेंगे उन चीज़ों को। इसके बाद होता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आप देखें कि किसी डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन डिस्कस हो चुका है पहले, उसमें एक ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, किसी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे सोल्व किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो ये सब था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में। आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। 12th में अगर कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे टॉपिक्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में होते हैं हमेशा ही। 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, 1-2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये हमारा आज का लेक्चर है। सो इसे स्टार्ट करते हैं। आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या है, पहले मैं सारे कंसेप्ट्स को लिखाऊंगा, जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको लिखाऊंगा, उसका सिंपल एग्जांपल्स दूंगा, एंड आफ्टर दैट बुक से कुछ क्वेश्चंस हम लोग उठा करके देखेंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में डेल्टा लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा। और जब भी मैं डेल्टा लिखता हूं, इसका मतलब मैं डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं। द वैल्यूज ऑफ डेल्टा रिमेन्स, द वैल्यू ऑफ डेल्टा बिकम्स 0 if first all elements of a row, all elements को मैं शॉर्ट में ELTS लिख रहा हूँ, all elements of a row और कॉलम। एक डिटर्मिनेंट में जितनी प्रॉपर्टीज रो पे अप्लाई होती है, सेम प्रॉपर्टीज कॉलम पे भी अप्लाई होता है। all elements of a row और कॉलम are 0, then the value of determinant becomes 0। एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होगा, इन केसेस को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी डिटर्मिनेंट में एक रो में कंप्लीट 0 हो या एक कॉलम में कंप्लीट 0 हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर कभी लिखा हुआ है x y z 0 0 0 a b c, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है एक रो कंप्लीट 0 है, तो आप जानते हो अगर इसके थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो आंसर क्या आएगी, 0 आएगी। सो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। नेक्स्ट, a b c l m n 0 0 0, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। तो अगर एक रो या एक कॉलम कंप्लीट 0 हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो पहला प्रॉपर्टी तो अपना ये है। सेकंड प्रॉपर्टी, all elements of a row, all elements of 2 rows or columns are identical, or it is called equal, identical or equal
एक ही मीनिंग हो गया। तो किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल हो या आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है। एग्जांपल, अगर कभी लिखा हुआ है A B C X Y Z A B C, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें 2 रोज जो है वो आइडेंटिकल है। तो एक डिटर्मिनेंट में अगर कभी भी आपको 2 रोज सेम दिखे, आप इसको एक्सपेंड करके देखना, इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। 9 7 19 99 87 200 98 9 7 19। आप यहाँ भी देख रहे हो कि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो भी हम लोग जाने स्टूडेंट्स 2 बातें सीखे हैं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में 1 रो कंप्लीट 0 हो या 1 कॉलम कंप्लीट 0 हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 हो जाती है। दूसरा हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर कभी 2 रोज R1 R3 या R1 और R3 यहाँ पे क्या है? इक्वल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पे देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू बिना इवैल्यूएट किए आप बता सकते हो उसका आंसर 0 होगा या नॉन 0 होगा, कुछ वैल्यूज आएगी। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होता है? प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप क्वेश्चन को थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ऐसे आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करोगे इस क्वेश्चन को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू, तो क्या होगा कि काफी टाइम लगेगा, काफी कैलकुलेशंस बढ़ जाएगी आपकी, फाइनली रिजल्ट उसमें 0 ही आएगा। बट यहाँ पे हम बिना इवैल्यूएट किए प्रॉपर्टीज के हेल्प से बता सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, तो आंसर 0 है। तो भी हमने फर्स्ट का 0 होने का 2 केस पढ़ा, अब नाउ थर्ड केस। केस 3 सिंपल है, मैथ्स जो है वो काफी इजी होता है, बट आपको थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है इसमें। एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज, और मैं बार बार लिखता हूँ रोज और कॉलम्स, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज रो पे एप्लीकेबल है सेम कॉलम पे भी एप्लीकेबल है। एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल है ना। अगर कभी 2 रोज या 2 कॉलम्स का एलिमेंट्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है ना। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एग्जांपल से समझते हैं। A B C X Y Z K A K B K C इज इक्वल टू 0। अब देखो ये रो और ये रो में, ये रो जो है इस रो का K टाइम्स है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कुछ मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल और मल्टीपल्स, और आप कह सकते हो कुछ मल्टीपल्स हो जाएगा, हाँ। इस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे है 203, नेक्स्ट है 857, नेक्स्ट है 123 एंड नेक्स्ट है 9 19 एंड 27, है ना। यहाँ पे 27 57 81। अब इस डिटरमिनेंट को देखने में ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज आ जाएगा। 9 × 3 27, 90 × 3 57, 27 × 3 81। तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम थर्ड है मेरा, जो कॉलम थर्ड है वो 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 है ना। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। इसलिए इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है अगर 2 कॉलम्स मेरा क्या है? प्रोपोर्शनल है या एक दूसरे का मल्टीपल्स है ना। यहाँ पे 0 हो गया है। क्यों 0 हो गया है? क्योंकि ये A B C इसका K टाइम्स है ना। R3 जो है हमारा वो K टाइम्स ऑफ R1 है, दैट्स व्हाई ये 0 हुआ। और अगर हम देखें तो थर्ड था फोर्थ, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डेल्टा ऑफ ऑड ऑर्डर
ऑफ ऑड ऑर्डर कहने का सेंस है 3x3 ऑर्डर का हो, 5x5 ऑर्डर का हो। तो ये सब जो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक होगा उस सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। आप विद इन ए सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो। जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ पे 0, यहाँ है साइन थीटा एंड इस प्लेस पे है माइनस कॉस थीटा, यहाँ है माइनस साइन थीटा और ये है 0, ये है टेन थीटा एंड here is cos theta, here is minus tan theta, here is 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक में मेन डायगोनल का एलिमेंट 0 होना नेसेसरी है, मेन डायगोनल का एलिमेंट 0 होना नेसेसरी है और इक्विडिस्टेंट एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं किसको है? जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट 0 होना चाहिए। सभी एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल मस्ट बी 0 एंड इक्विडिस्टेंट एलिमेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, sin थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस cos थीटा, tan थीटा माइनस tan थीटा। तो इस केस में रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका दूसरा रीजन है कि ये किस ऑर्डर का है, तो ऑड ऑर्डर का है ना, 3x3 ऑर्डर का है। यही अगर मैं इवन ऑर्डर का लूंगा 0 माइनस 5 5 0, तो ये जो है हमारा 0 नहीं होगा। इसका आंसर अगर निकाल के देखें तो 0 प्लस 25, तो आंसर आ गया इसका 25 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इवन ऑड ऑर्डर का होना जरूरी है 0 होने के लिए, ऑड ऑर्डर का होना जरूरी है। 3x3 का हो, 5x5 का हो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमने 4 केसेस टोटल पढ़ा है किसी भी चीज को 0 होने के लिए। वो 4 केस क्या है? तो 4 केस है स्टूडेंट कि पहला, एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो, सेकंड 2 रोज आपस में आइडेंटिकल हो या 2 रोज आइडेंटिकल हो, थर्ड था 2 रोज प्रोपोर्शनल हो, फोर्थ है स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, है ना। इन केसेस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फिफ्थ केस देखते हैं। सो इन प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है सो दैट कि जब भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो कोई भी, तो इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से आप आसानी से आंसर कर सकते हो। फिफ्थ जो है एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज और कॉलम्स, एलिमेंट्स ऑफ ऑल रोज और कॉलम्स आर इन एपी, है ना। जितने भी रोज और कॉलम्स हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। लाइक एग्जांपल, अगर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2020, 2030, 2040, है ना, ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस 10 का है। सपोज आगे है 1857, 1957, 2057, ये भी क्या है, एपी में है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 100 का है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है। डिफरेंट एपी भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा सपोज 1900, 2000 एंड 2100, या और कुछ ले सकते हो आप। सपोज चलो थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, तो 2015, 2020 एंड 2025, है ना। यहाँ कॉमन डिफरेंस मैंने 10 का रखा है, इसमें 100 का रखा है, इसमें 5 का रखा। कोई भी कॉमन डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तीनों रो जो है वो एपी में होना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। अब सोचो स्टूडेंट्स कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता और हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो काफी कैलकुलेशंस करने के बाद इसका रिजल्ट निकलता है ना। सो प्रॉपर्टीज हमारे कैलकुलेशन पार्ट को इजी कर देता है। मतलब जो आप बहुत टफ कैलकुलेशंस करना होगा, वो कैलकुलेशंस उतनी करनी नहीं पड़ेगी आपको। सो हमने 5 केसेस पढ़ा जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 5 तरह के सिचुएशन में डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे 0 हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा ट्रांसपोज आर सेम, है ना। कहने का सेंस है डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है अगर उसके सारे रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दो। मतलब एक डिटरमिनेंट का अगर ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज आप जानते हो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते थे।
तो डिटर्मिनेंट में अगर सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या ऑल कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाए तो इससे डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती है ना। सो है क्या, द वैल्यू ऑफ डेल्टा रिमेन्स सेम इफ वी इंटरचेंज ऑल रोज इनटू कॉलम्स। तो ऐसा है ना। अब एग्जांपल्स के फॉर्म में देख लें, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और इसमें फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया ए बी सी, सेकंड रो को मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया एक्स वाई जेड, थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में लिख दिया पी क्यू आर। तो इससे डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, डिटरमिनेंट एज इट इज वही रह गए हैं। और देखिए थर्ड, मतलब इवैल्यूएट करने के बाद रिजल्ट सेम आएगी, रिजल्ट में चेंजेस नहीं आएगा। थर्ड, द वैल्यू ऑफ डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा गेट्स minus sign if we interchange any two rows or columns। मतलब जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, टू रोज को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था वहां पे, बट डिटरमिनेंट में कभी भी आप टू रोज को इंटरचेंज करोगे तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो माइनस साइन से चेंज कर जाता है। सपोज कि पहले कोई डिटरमिनेंट का आंसर 10 होना है, जैसे आप इंटरचेंज करोगे तो आंसर आएगा -10। तो इसको बैलेंस करने के लिए, कि माइनस से चेंज करता है, इसको बैलेंस करने के लिए जब भी आप इंटरचेंज करोगे तो उसके बाद माइनस साइन लगा देना, सो दैट कि आपकी वो इक्वालिटी मेंटेन रहे, है ना। जैसे एग्जांपल, सपोज कभी लिखा हुआ है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दें। R1 की जगह R2 चला जाए, R2 की जगह R1 चला जाए। और जब भी आप ऐसा करोगे तो आगे क्या करना, एक माइनस साइन लगाना, उसके बाद इक्वल टू माइनस साइन लगा देना और इस दोनों को इंटरचेंज कर दो, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, है ना। तो ये अब मेंटेन हो गया, है ना। अब फिर से सपोज कोई चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि R2 C2 और C3 को इंटरचेंज कर लें आपस में, C2 एंड C3 को इंटरचेंज कर लें, तो आप कर सकते हो C2 इंटरचेंज विद C3, फिर से एक माइनस साइन लगेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगी। सो नाउ C2 और C3 को चेंज करें तो C1 को एज इट इज लिखते हैं X A P एंड अब C2 चला जाएगा C3 पे, C3 चला जाएगा C2 पे, Z C R Y B Q, है ना। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, बट वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्री दूसरा एक नोट पॉइंट यहाँ पे समझने लायक है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब हम लोग पढ़ते हैं या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो वहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपने रो अप्लाई किया तो कंप्लीट आपको रो अप्लाई करना पड़ता था, कॉलम अप्लाई किया तो कंप्लीट कॉलम अप्लाई करनी होती थी। बट जब आप डिटरमिनेंट का काम करते हो तो आपको किसी स्टेप में रो पे अप्लाई कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में जाके कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब एक ही क्वेश्चन में आप रो कॉलम दोनों अप्लाई कर सकते हो, बट डिफरेंट स्टेप्स पे। मैट्रिक्स ऑपरेशन में ऐसा नहीं होता था। ये मैट्रिक्स से थोड़ा सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से थोड़ा रिलेटेड है, आपके माइंड में कंफ्यूजन सा आता होगा, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इन चीजों को समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें रो कॉलम दोनों अप्लाई हो सकता है, उसमें ओनली रो या ओनली कॉलम। सो आई होप आपको समझ में आएगा सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज नंबर फोर्थ अप्लाई होगा आपका। अब जब मैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखते हैं, ये क्या है प्रॉपर्टी 4। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कहता है फोर्थ प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा remains same
if we multiply a row or column by a non-zero real number and then add or subtract to another row or column. अभी मीनिंग समझा दूंगा मैं. another row or column कह रहा है किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रह जाता है ना. द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम if you multiply a row or column by a non-zero real number and then add or subtract to another row or column. That means अगर कभी मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं R1 पे अप्लाई करूँ R1 प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 या तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, तो चेंज कौन करेगा, किसको चेंज करना है? R1 में सिर्फ चेंजेस आएगा. कैसे चेंजेस आएगा? तो R2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उस रिजल्ट को R1 में ऐड करना है ना. और ये वर्चुअल होगा कि ये 3 से मतलब ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है माइंड में और इसमें ऐड करना है. चेंज तो सिर्फ ये होगा, इसमें चेंजेस नहीं करना है. ऐसे ही अगर मुझे और माइनस करना चाहते हो माइनस कर दो, C2 पे अप्लाई करना चाहते हो तो C2 प्लस माइनस 5 टाइम्स ऑफ C3 ऐसा करना है. आप ऐसा कर सकते हो. आपको जरूरत है R2 पे अप्लाई करने का R2 प्लस R1 प्लस R3 ऐसा करना है, ऐसा कर लो है ना. तो किसी भी रो या कॉलम में कोई दूसरे रो कॉलम में मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. इसे डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा. बस प्रिकॉशन ये है कि अगर आप R1 पे अप्लाई कर लो तो R1 में कोई नंबर जिस पे आप अप्लाई कर लो मतलब जिसको आप चेंज करना चाहते हो उसमें कोई नंबर आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है. अगर वैसा करोगे तो थोड़ा डिफरेंट वे होगा. मल्टीप्लाई करोगे तो उतने से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करोगे तो उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कब? जब हम जिस रो या कॉलम में अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसको चेंज करने जा रहे हैं, उसी में कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बैलेंस का काम करना पड़ेगा. बट ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा हम फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं. एक दो एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक डेल्टा को इवैल्यूएट करते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही 2 5 7 9 4 3 सपोज ये कोई जस्ट एक एग्जांपल, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने देखो डायरेक्ट भी एक्सपेंशन कर सकते हैं इसका, है ना. पहले तो जो 5 प्रॉपर्टी पढ़े थे जीरो वाला, उससे नहीं हो रहा है. कोई रो इसमें जीरो नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, एपी में नहीं है, तो जीरो तो आंसर नहीं है इसका. अभी फिलहाल जैसा दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जीरो नहीं है. सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटा करने का कोशिश करते हैं. ऐसा करने के लिए मैं इस कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. मैं कॉलम 3 में अप्लाई करने जा रहा हूँ. क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ? कॉलम 3 माइनस 9 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, यानी कॉलम 2 के एलिमेंट्स को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, सो दैट कि ये थोड़ा इजी नंबर बन जाए, छोटा नंबर बन जाए, है ना. आपके माइंड में आ रहा है 9 से क्यों मल्टीप्लाई करें और कोई नंबर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे. धीरे धीरे इन चीज़ों को हम सीखेंगे. अब इनिशियल है प्रॉपर्टी में 5 to 10 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा. आपको भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसमें थिंक करते हैं. हर क्वेश्चंस में अलग अलग अप्रोच लग सकता है, अलग अलग सोचने के तरीके हो सकते हैं. सो आप बस अभी ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है. पहला तो माइंडसेट है कि इसको सिंपल करना. सो डेल्टा ये हो गया 2 5 7 9 4 3. इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है. तो 9 9 जा 81, 83 माइनस 81 तो क्या हो गया 2. 9 4 जा 36, 41 में से 36 चला गया तो बचा क्या 5. नेक्स्ट है 9 3 जा 27, 34 में 27 माइनस करोगे आप तो हो जाएगा 7.
अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, अब यहाँ पे जो है वो आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब कोई चाहता है कि थोड़ा और मैं एक्सपेंड करके इसको सॉल्व करूं कि क्यों ये 0 हो जाएगा, तो मैं C1 पे अप्लाई करता हूँ, C1 माइनस C3 जो भी आइडेंटिकल है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर एक रो या कॉलम कंप्लीट 0 गया तब भी 0 कह सकते हैं, वैसे 0 यहाँ भी कह सकते हैं, सही है। एक स्टेप और कर देता हूँ मैं आगे सॉल्व। सो इसको C1 माइनस C3 कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट किए 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 4 3 2 5 7, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया है 0 आ गया है ना, क्योंकि 1 कॉलम जो है वो कंप्लीट 0 हो गया ऐसा प्रॉपर्टी लगाने के बाद। सो इसका रिजल्ट क्या आया 0 आया। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, एक और क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, हमें डिटरमिनेंट को प्रूव करना है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1 1 है ना, इसको इवैल्यूएट करना है, इसका रिजल्ट निकालना है। या सपोज ये प्रूव करने के लिए दिया गया है टू प्रूव दिस इज इक्वल टू A माइनस B B माइनस C एंड C माइनस A। मतलब इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो, एक्सपेंड करने के बाद एक लॉन्ग कैलकुलेशंस आएगा, और अगर आपको ये प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स इसमें करना क्या है आपको, हमें ट्राई करना चाहिए डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आ जाए। तो हमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, मान लो कि इसको 0 करना है, तो C1 माइनस C2 करने से 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो C1 पे अप्लाई करते हैं C1 माइनस C2, नेक्स्ट C2 पे अप्लाई करते हैं C2 माइनस C3। सो क्या हो गया C1 माइनस C2 किया मैंने, तो ये हो गया A माइनस B, यहाँ पे आ गई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर ये हो जाएगा B माइनस C एंड ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 0, नेक्स्ट है C स्क्वायर 1। ओके, अब देखो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मतलब हो गया A माइनस B इंटू A प्लस B। अब A माइनस बी इन सब में है तो हम A माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। किसी भी एक रो या कॉलम में अगर कुछ प्रोजेक्ट हो ना तो आप उस पूरे को कॉमन निकाल सकते हो। इसमें A माइनस बी है, यहाँ A माइनस बी इंटू A प्लस बी होगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और 0 के साथ तो कोई भी नंबर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू वो 0 ही रहेगा। तो A माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे प्रॉपर्टीज में बताने वाला था, बट चूंकि पहले आ गया क्वेश्चन में यूज तो मैं यही बता दे रहा हूँ आपको। किसी एक रो में अगर कोई कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, है ना। मैट्रिक्स में क्या होता है सभी में कुछ कॉमन होगा तभी कॉमन निकलेगा, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है वन रो में अगर कुछ कॉमन निकल रहा है वहां से कॉमन निकाल दो, सेकंड कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है तो वहां से कॉमन निकाल दो, तो कॉमन आप किसी भी रो या कॉलम से ले सकते हो। तो हमने इससे A माइनस बी कॉमन निकाल लिया, इससे मैं B माइनस सी कॉमन निकाल लूँ, लिख देता हूँ मैं टेकिंग A minus B and B minus C as common from C1 and C3 respectively। ये सब स्टूडेंट मेंशन करना होता है आपको एग्जाम में कि आप क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हो। ओके, सो नाउ इससे A माइनस बी कॉमन ले लिया मैंने और इससे B माइनस सी कॉमन ले लिया। इससे आपने A माइनस बी कॉमन लिया तो ये 1, नेक्स्ट हो गया A प्लस बी, नेक्स्ट हो गया 0। यहाँ से आपने B माइनस सी कॉमन लिया तो B माइनस सी कॉमन निकल गया 1, यहाँ बच जाएगा आपका B प्लस सी और इसमें रह जाएगा 0, इसमें रह गया C स्क्वायर 1। नौ अब क्या है हम लोग 2 जीरो बना चुके हैं, अब इसी के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। एक्सपेंड अलोंग R3, इसको क्या कहेंगे हम लोग R3, एक्सपेंड अलोंग R3। सो
क्या रह गया हमारे पास, पहले तो जो लिखा हुआ है वो लिख देते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी। अब हम एक्सपेंशन करने जाते हैं, इसका रिजल्ट निकालने जा रहे हैं और इसके थ्रू एक्सपेंड करने जा रहे हैं, इस रो के थ्रू। तो पहला एलिमेंट तो इसका जीरो है ना, तो जीरो लिखोगे आप। दूसरा एलिमेंट माइनस, इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे, जीरो ही है। फिर प्लस, ये वन के थ्रू एक्सपेंड होता है, वन। और क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग रो इसके थ्रू एक्सपेंड हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हो गया, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और आप जानते हो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इंटू दिस, बी प्लस सी माइनस दिस इंटू दिस, a माइनस बी। सो ये आ गया a माइनस बी b माइनस सी, एंड इस प्लेस पे जो है प्लस b माइनस बी कैंसल, तो बच गया हमारे पास सिर्फ c माइनस a। तो इस तरह से आप देखो, तो जो राइट हैंड साइड में हमें लाना था एग्जैक्ट वही चीज़ आ चुकी है। तो हमारा ये पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया कि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। और भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। एंड अभी कुछ प्रॉपर्टीज और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये, आई थिंक कौन सा प्रॉपर्टीज नंबर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पता नहीं, जो भी था अब देख लेना। आई थिंक फर्स्ट में था हमारा जीरो वाला, सेकंड में था डेल्टा डेल्टा ट्रांसपोज, थर्ड में था नेगेटिव वाला, फोर्थ हो गया था, ये फिफ्थ होगा आई थिंक। जो अभी हमने यूज किया वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। वी कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक कॉमन from, we can take common from any one row or column। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो किसी एक रो में भी कुछ अवेलेबल है तो आप वहां से उसको कॉमन निकाल सकते हो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे ये यहाँ पे 2 4 16 एंड सपोज यहाँ पे हमारा 6 9 15 एंड इस प्लेस पे है 10 20 25। बाद में इसको जो भी एक्सपेंड करना होगा तो एक्सपेंड करेंगे ही हम लोग। बट अगर आप देखो तो इस जगह से 2 कॉमन निकल रहा है, इससे 3 कॉमन निकल रहा है, इससे 5 कॉमन निकल रहा है। तो टेकिंग 2, 3, 5 as common from C1, C2, C3 respectively, है ना। इससे 2 कॉमन निकाल लिया तो बाहर 2 लिखोगे, फिर इससे 3 कॉमन निकाल लिया तो इंटू 3 लिखो, इससे 5 कॉमन निकालो तो इंटू 5 लिखो। अब बचा क्या इसके पास 1 2 8, यहाँ पे क्या बचा 2 3 5 एंड इसमें क्या बचा 2 4 एंड 2 4 एंड 5। देखो इससे कॉमन निकालने से बेनिफिट क्या होगा, कॉमन निकालने से ये सब नंबर थोड़ा इजी हो गया। अब अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे, मैक्सिमम को जीरो बना करके एक्सपेंड करना चाहोगे तो काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। जैसे मान लो C3 पे अप्लाई किया, C3 माइनस C2 तो 2 जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है तो 2 जीरो बन जाएगा। उसके बाद एक्सपेंड कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 है इफ one row or column, if one row or column is sum of 2 terms, then delta can be expressed as sum of 2 deltas। If one row or column is sum of 2 terms, then delta can be expressed as sum of 2 deltas, है ना। कहने का सेंस है, अगर कभी लिखा हुआ है मान लो a प्लस अल्फा, b प्लस बीटा एंड c प्लस गामा, और यहाँ है x y z और ये है p q r,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम दो दो टर्म के सम के फॉर्म में है, तो इस दोनों को सेम रखते हुए इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, दो पार्ट में ले सकते हैं। दैट मीन्स आप इसको ब्रेक कर सकते हो ऐसा, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर प्लस अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना। तो इस तरह से देखो यहाँ पे आप जैसे मैट्रिक्स को ऐड करते हैं वैसे ऐड नहीं होता है, ये दोनों सेम है, तो जो डिफरेंट वाला है वो बाइफरकेट हो गया। अब जब ऐड करेंगे तो सिर्फ डिफरेंट वाला ऐड होगा, ये दोनों ऐड नहीं होगा, ये दोनों एज इट इज वहाँ पे कॉपीड हो जाएगा, मतलब सेम लिख देंगे हम लोग, है ना। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज और भी है, बट सीबीएसई लेवल पे अगर मुझे सीबीएसई बोर्ड का सिर्फ प्रिपरेशन करना है तो हम यहाँ तक के प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। और भी 6-7 प्रॉपर्टीज होती है जो इन जनरल जेईई मेंस एडवांस ये सब में यूज आता है। तो अभी मैं बेसिकली आपको सीबीएसई पैटर्न के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं साथ साथ जेईई मेंस भी इंक्लूड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। थोड़े बहुत चीज पार्ट्स हैं जो हम उसके लिए सेपरेट से कर लेंगे। तो अब इस तरह से प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैं एग्जांपल्स दूंगा। नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं मैक्सिमम 5-7 एग्जांपल्स दूंगा आपको, उसमें क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है उसके बाद के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड लास्ट में है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे अपने डिटरमिनेंट्स को। तो इसमें 3-4 लेक्चर्स और रिमेनिंग रह रही है जो आगे के क्लासेस में कंप्लीट होगा। आई होप आप लोग सबको मेरा ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो मैंने आपको पढ़ाया है ये समझ में आया होगा। देखो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, कोई चाहे आप आरटी शर्मा देख लो, एनसीईआरटी देख लो, या जितने भी बुक्स हैं मार्केट में, तो ये सब बहुत सारे प्रॉपर्टीज खुद से डेवलप किया जाता है, खुद से सोचा जाता है कि किस तरह से चीज़ों को और ईजी किया जाए। सो काफ़ी एफर्ट लगता है इनको समझाने में आपको। सो इसे नोट डाउन करना है एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपका 4.2 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है, और जो भी असाइनमेंट्स बुक्स आपके पास है, या मैं भी कुछ पीडीएफ फाइल वगैरह डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से असाइनमेंट को डाउनलोड करके फिर सॉल्व कर सकते हो। ओके, रेस्ट ऑल द बेस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके 12th 11th के मैथ्स से रिगार्डिंग या इंजीनियरिंग के मैथ्स से रिगार्डिंग, वो मैं टाइम टू टाइम आपको डिलीवर करता रहूँ और आपकी पढ़ाई काफ़ी स्मूथ चलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इन नेक्स्ट क्लास विल मीट।